हेलो दोस्तों, मैं हूं सारा और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किड्स पर। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड ही था। माना जाता है कि यह घटना भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी थी। दोस्तों, आज मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की सच्ची घटना आपके सामने लेकर आई हूँ। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं और जनता ने खुलकर ब्रिटिशों का साथ दिया था। 13 लाख भारतीय सैनिक और सेवक यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ब्रिटिशों की तरफ से तैनात किए गए थे, जिसमें से 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए थे। युद्ध समाप्त होने पर भारतीय नेता और जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग और नरमी की आशा कर रही थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड सुधार लागू कर दिया जो इस भावना के विपरीत था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के क्षेत्र में ब्रिटिशों का विरोध कुछ अधिक बढ़ गया था, जिससे भारत प्रतिरक्षा विधान यानी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में लागू किया गया, परंतु वह जल्द ही बंद कर दिया गया। उसके बाद में एक ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट की मेजबानी में एक सेडिशन कमेटी बनाई गई थी, जिसकी जिम्मेदारी ये समझना था कि भारत में विशेषकर पंजाब और बंगाल में ब्रिटिशों का विरोध किन विदेशी शक्तियों की सहायता से हो रहा था। इस सेडिशन कमेटी के सुझाव के अनुसार भारत में डिफेंस एक्ट 1915 को विस्तार करने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया गया, जो आजादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट को और अधिक अधिकार दिए गए, जिससे वह प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, बंद कमरे में बिना जवाबदेही दिए हुए मुकदमा चला सकती थी। इसके विरोध में पूरा भारत उठ खड़ा हुआ और देश भर में लोगों की गिरफ्तारी होने लगी। गांधी जी तब तक दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। उन्होंने रॉलेट एक्ट का विद्रोह करने का आह्वान किया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने और अधिक नेताओं और जनता को रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया और कड़ी सजा दी। इससे जनता का आक्रोश बढ़ा और लोगों ने रेल और डाक तार संचार सेवाओं को रोका। आंदोलन अप्रैल के पहले सप्ताह में अपने चरम में पहुंच गया था। लाहौर और अमृतसर की सड़कें लोगों से भरी रहती थी। करीब 5,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को यह 1857 के गदर की पुनरावृत्ति जैसी परिस्थिति लग रही थी, जिसे ना होने देने के लिए और इसे रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। आंदोलन के 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दे दी गई। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के उप कमिश्नर के घर पर इन दोनों की रिहा करने की मांग की गई, परंतु ब्रिटिशों ने उन लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिससे तनाव बहुत बढ़ गया और उस दिन कई बैंकों, सरकारी भवनों, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ और आग लगाई गई। इस प्रकार हुई हिंसा में 5 यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। इस विद्रोह में ब्रिटिश सिपाही भारतीय जनता पर गोलियां बरसाने लगे, जिसमें करीब 20 भारतीयों की मृत्यु हुई। अगले कुछ दिनों तक अमृतसर तो शांत रहा, पर हिंसा पंजाब के कई क्षेत्रों में फैल गई और इस हिंसा में 3 यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। इन हालातों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्योहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सदियों की रबी की फसल
काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इस दिन 13 अप्रैल 1699 के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसीलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार है और सिख इसे सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से आए थे। ये मेला जलियांवाला बाग में लगा था और साथ ही साथ जलियांवाला बाग में एक सभा भी रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इनमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे। जब नेता भाषण देने के लिए खड़े हुए, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सबके हाथ में भरी हुई राइफलें थीं। नेताओं ने जब सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों को शांत बैठने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग को घेरकर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोली चलानी शुरू कर दी। बताया जाता है कि मात्र 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक पतला सा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पूरा भर गया। जलियांवाला बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले थे। शहर में उस दिन यानी 13 अप्रैल को कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया था। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज ने इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार की है। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार माना जाता है कि 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए थे। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में आकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन माउंटेगू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के सामने जनरल रेजिनाल्ड डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही लेकर वहां गया था और वह उन लोगों पर चलाने के लिए 2 तोपें भी लेके गया था जो उस पतले रास्ते से नहीं जा पाई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर का पद गिराकर कर्नल बना दिया। तुरंत ही उसे भारत में पोस्ट से हटाया गया और स्वास्थ्य कारणों से उसे ब्रिटेन वापस भेजा गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया और विश्वव्यापी निंदा के दबाव में 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को इस्तीफा देना पड़ा। 1927 में प्राकृतिक कारणों से डायर की मृत्यु हो गई। इस हत्याकांड के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विद्रोह स्वरूप अपना नाइटहुड अवार्ड वापस कर दिया। आजादी के लिए लोगों का हौसला ऐसी भयानक घटना के बाद भी पस्त नहीं हुआ, बल्कि सच तो ये है कि इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की चाहत लोगों में और जोरों से उफान भरने लगी। इस घटना के बाद फलस्वरूप गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था, उस समय उधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया कि वह इसका बदला जरूर लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली चलाकर मार डाला। उधम सिंह को
31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जलियांवाला बाग के समय भगत सिंह 12 साल के थे और इस हत्याकांड ने उन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।